अध्याय 2341 किंगेस का रहस्य। भाई ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ 2 किंगीज इकट्ठा करना चाहता था। नहीं, असल में सिर्फ एक ही ठीक रहता। क्या हम बस यही करते रहेंगे? हान सेन को लगा कि उसकी नाजुक नसें अब इस यातना को और नहीं सह पाएंगी। यह उसके हृदय की कार्यप्रणाली की परीक्षा थी। सौभाग्य से उन्हें किसी भी प्रकार की हृदय रोग नहीं था। अगर होता तो उन्हें यकीन था कि इससे उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता था। पेड़ से किंगीज प्रतीकों का एक विशाल समूह गिर रहा था। उसे बयान करना मुश्किल था। वे मानो सुनहरे तारों की बौछार से गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के टेडपोल का एक झुंड हान सेन की ओर दौड़ रहा हो। हान सेन की दाहिनी आंख चमक उठी। बैंगनी आंखों वाली तितली की चारों पुतलियां आसमान में किंगीज को देखते हुए घूम रही थीं। ये सामान्य नहीं था। हान सेन सोच भी नहीं सकता था कि राजा का पेड़ ऐसा नियमित रूप से करता होगा। वहां इतने सारे राजा के प्रतीक थे और अगर वे सब उसके शरीर में चले गए तो उसे लगा कि वह फट जाएगा। अबालोन का स्वाद चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। पेड़ से इतने सारे किंगीज चिन्ह गिरने से सिर्फ उसका पेट ही नहीं फटेगा, उसका पूरा शरीर फटना तय था। बैंगनी आंखों वाली तितली की निगाह में हान सेन देख सकता था कि हर किंगीज प्रतीक एक रहस्यमय पदार्थ श्रृंखला से बना था। यह ऊर्जा का एक रूप था। प्रत्येक किंगीज में ऊर्जा का एक तत्व होता था जो उनकी पदार्थ श्रृंखला बनाता था। किंगीज प्रतीकों में स्वयं कुछ भी गलत नहीं था। अचानक हान सेन स्तब्ध रह गया। उसने कुछ असामान्य महसूस किया जिससे उसका दिल लगभग रुक गया। पहले शब्द जी के अलावा बाकी किंगीज मधुमक्खियों की तरह नीचे गिर रहे थे, लेकिन फिर भी तेज और धीमे वाले भी थे। जिस तरह से वे नीचे आ रहे थे उससे लग रहा था कि इसकी शुरुआत जी से ही होगी। तभी हान सेन ने कुछ अविश्वसनीय घटित होते देखा। स्टो कहानी जीन की। हान सेन ने गिरे हुए किंगीज को पढ़ा। पहले 4 शब्दों को उनके क्रम में जीन की कहानी पढ़ा जा सकता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? हान सेन को नहीं लगता था कि ऐसा संयोग संभव है। उस दुनिया में कई चीजें संयोग जैसी लगती थीं, लेकिन ये संयोग असल में एक संबंध था। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इन बेतरतीब घटनाओं को एक पैटर्न में जोड़ने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। हान सेन देखता रहना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके माथे पर पड़ाजी शब्द उसके अंदर समाता जा रहा था। हान सेन के शरीर में एक ठोस उपस्थिति प्रवेश कर गई। ऐसा लगा जैसे हान सेन के अंदर का सारा गुस्सा निकल गया हो, मानो वह 10 लाख सालों से संघनित होकर अब सचमुच ठोस लग रहा हो। थपथपाओ थपथपाओ, वे सभी किंगीज प्रतीक हान सेन के शरीर में समा गए। और क्योंकि भीड़ में बहुत सारे प्रतीक थे, इसलिए कुछ उसके माथे के रास्ते उसके शरीर में नहीं पहुंच पाए। उन्हें सीधे उसके शरीर में जाना पड़ा। किंगीज प्रतीक उल्कापिंडों की बौछार की तरह थे और वे सीधे हान सेन पर गिरे। उनकी उपस्थिति बदलती रही क्योंकि किंगीज बार बार प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही हान सेन धधकते प्रतीकों के नीचे दब गया, बाकी दुनिया खामोश हो गई। सब लोग हान सेन को घूर रहे थे, जो राजा के पेड़ के नीचे रह रहा था। वे देख सकते थे कि वे सभी राजा की रोशनियां उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए दौड़ रही थीं। क्योंकि यह सब इतनी तेजी से हुआ, कई लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वे अपनी मुस्कान नहीं हटा पा रहे थे और बस जड़वत खड़े रह गए। वे बहुत अजीब लग रहे थे। मिस मिरर बिल्कुल शांत थी। उनका संतुलन और शान पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उनके लाल होंठ खुले हुए थे। वे बहुत अजीब लग रही थी और बोल नहीं पा रही थी। उसने कई सालों तक स्प्रिंग रेन का प्रबंधन किया था। उसने राजा बाई के लिए कई ऐसे काम किए थे जिन्हें गुप्त रूप से अंजाम देना पड़ता था। इसका मतलब था कि स्प्रिंग रेन एक हत्यारा दस्ता या समुद्री डाकू संगठन हो सकता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसे किस नजरिए से देखा जाता था। मिस मिरर ने वर्षों से कई अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, लेकिन इस घटना ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। इससे उनका धैर्य टूट गया। जब से एक्सट्रीम किंग ने पहली बार किंग ट्री की खोज की थी, तब से किसी ने भी किंगीज को इस तरह गिरते नहीं देखा था। जब से उनका समाज शुरू हुआ है, तब से चरम राजा के 70 राजा और अनगिनत प्रतिभाशाली संतानें थीं। जिस राजकुमार को पहले सबसे ज्यादा किंगीज मिले थे, उसे 100 किंगीज मिले। किसी और को इससे ज्यादा कभी नहीं मिले थे। लेकिन उस राजकुमार की तुलना बाई से करना उस आदमी का कोई मतलब नहीं था। पेड़ से ढेर सारे किंगीज गिर रहे थे, मानो नदी अपने किनारों को तोड़ रही हो। गिनना मुश्किल था, हजारों की संख्या में थे। राजा का बगीचा मृत सा लग रहा था। हान सेन पर पड़ रही किंगीज की रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। हान सेन हैरान रह गया।
जब वो सारे किंगीज चिन्ह उसके शरीर से टकराए तो जीन्स की कहानी पागलों की तरह भागी। मूल रूप से द स्टोरी ऑफ जीन्स एक खाली टैंक वाली स्पोर्ट्स कार की तरह थी, लेकिन जब किंगीज उसके शरीर में घुसा तो द स्टोरी ऑफ जीन्स ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसमें हाई ऑक्टेन गैस इंजेक्ट की गई हो। इंजन पूरे जोर से चल रहा था और कुछ डरावनी यांत्रिक आवाजें निकाल रहा था। वह पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। हान सेन के शरीर के अंदर की भूत अस्थि शक्ति भी कुचलकर परिष्कृत हो चुकी थी। ये जीन्स की कहानी को आगे बढ़ाती रही। जीन्स की कहानी की प्रगति पहले बहुत धीमी थी, लेकिन अब यह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी। ये लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, ड्यूक के सबसे दूर के बिंदु तक पहुंच रही थी। अगर यह जीन्स की कहानी से संबंधित है तो क्या हो रहा है? हान सेन जितना खुश था उतना ही हैरान भी था। वह खुश था कि जीन्स की कहानी ड्यूक क्लास तक पहुंच रही थी, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रही है। ये सब उसके शरीर के अंदर हो रहा था और आम लोग इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन एक्सट्रीम किंग में बहुत सारे कुलीन लोग थे। वह इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं था कि उसके शरीर में हो रहे बदलावों को कोई और नहीं देख पाएगा। हान सेन ने जीन्स की कहानी को रोकने की पूरी कोशिश की। वह जीन्स की कहानी को दबाना चाहता था और उसे माक्वेस ही रखना चाहता था। फिर जब कोई और न हो तो वह ड्यूक तक पहुंच सकता था। लेकिन कोशिश करना भी बेकार था। जैसे जैसे किंगीज उस पर टूटते गए, जीन्स की कहानी को रोका नहीं जा सका। वे उस पर ऐसे टूटते गए जैसे हाईवे पर नियंत्रण खोती स्पोर्ट्स कारें। भाड़ में जाओ, अगर रुक नहीं सकते तो धक्का दो, हान सेन ने फैसला किया। उसने दांत पीसकर द स्टोरी ऑफ जीन्स का जादू चलाया। यह उसे ड्यूक क्लास के सबसे दूर के इलाके में पहुंचा रहा था। किंगीज बहुत ताकतवर थे। अगर हान सेन किंगीज द्वारा दी जा रही शक्ति को द स्टोरी ऑफ जीन्स के स्तर तक नहीं पहुंचाता तो वह शक्ति उसके शरीर को उड़ा देती। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। किंग्स को द स्टोरी ऑफ जीन्स को जितना हो सके आगे बढ़ाना था। और यह वाकई ड्यूक क्लास बन गया। जादू की शक्ति में अचानक एक नया तत्व आ गया। हान सेन ने सोचा कि इससे उसके शरीर में बदलाव आएंगे और सबका ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन हान सेन को एहसास हुआ कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किंगीज अभी भी उसके शरीर के अंदर थे। उसे पहाड़, समुद्र, आग, अजगर, किसी दबंग चीज और खुद नर्क की तरह बदलते जा रहे थे। उस दुनिया की हर चीज एक साथ हान सेन के सामने प्रकट हो गई। जब ये बदलाव इतने जटिल हो गए तो जिस तत्व ने उन्हें ड्यूक बनाया था उसमें भी बदलाव आया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था, इसे देखना मुश्किल था। ड्यूक बनने की प्रक्रिया के दौरान हान सेन की घोस्ट बोन पावर पूरी तरह से परिष्कृत हो गई थी। उसकी एक बूंद भी नहीं बची थी, और यह सिर्फ उसे ड्यूक स्तर तक लाने के लिए था। जीन्स की कहानी को आरोहण के लिए बहुत ज्यादा शक्ति देनी पड़ी। किंगीज प्रतीकों में गिरावट जारी रही और इसने द स्टोरी ऑफ जीन्स को पूरी गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तेजी से जीन्स की कहानी अपना पहला जीन लॉक खोलने लगी। लेकिन किसी तरह, हालांकि जीन्स की कहानी शक्तिशाली थी, फिर भी उसमें जीन लॉक खोलने के लिए आखिरी धक्का नहीं था। जीन्स की कहानी लगातार मजबूत होती जा रही थी। हान सेन बीमार लग रहा था। उसका शरीर इस समय बहुत कमजोर हालत में था। किंगीज ने जीन्स की कहानी से उसके अंदर शक्ति भर दी, लेकिन उस उमड़ती हुई शक्ति को कहीं जाने की जगह नहीं थी। जीन लॉक अभी भी कसकर बंद था, शक्ति को अंदर ही बंद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नदी पर बांध बना दिया गया हो और पानी कहीं नहीं जा सकता। देर सवेर बांध का टूटना और टूटना तय था, जिससे पानी हर जगह फूट पड़ता। हान सेन का शरीर ही वह बांध था। अगर पानी टूट जाता तो हान सेन का शरीर नष्ट हो जाता। वह इस बात से खुश कैसे हो सकता था? अरे नहीं, जीन लॉक को ड्यूक जीन से तो खोलना ही नहीं चाहिए, है ना? जीन की कहानी की ताकत के आगे हान सेन जीन लॉक नहीं तोड़ पाया। और उसे अब समझ आया था कि क्यों। उसका शरीर जीनो ब्रह्मांड के आम इंसान या जीव से अलग था। ड्यूक के 100 जीन एक जीनो लॉक खोल सकते थे, लेकिन अब इतनी ताकत के साथ उसके पास उसी लॉक को तोड़ने की ताकत नहीं थी। यही वजह रही होगी। हालांकि वह अपने अनुमान की पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन किंगीज की शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। यहां तक कि उसका मूल जलराजा शरीर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। शरीर पानी की तरह बेकाबू होकर इधर उधर छटपटा रहा था, मानो कोई शक्ति उसे बिना किसी कारण के हिला रही हो। उसने एक छोटा सा भावर बना दिया। सौभाग्य से यह मूल जलराजा का शरीर था। उसका शरीर जल्दी ठीक हो सकता था। अगर वह एक सामान्य राजा होता तो उसकी ओर भेजी जा रही शक्ति उसे पहले ही चीर फाड़ कर देती।
हालांकि मूल जल राजा के शरीर में अद्भुत पुनर्योजी गुण थे, फिर भी उसने बहुत ज्यादा किंगीज सोख लिया था। अब वह खुद सोने की तरह चमक रहा था। पानी फूला हुआ लग रहा था और जलाशय पहले से कई गुना बड़ा हो गया था। वह पानी का एक विशाल सुनहरा गोला बन गया था। जितने ज्यादा किंगीज गिरते, पानी का गोला उतना ही बड़ा होता जाता। वह किसी भी पल फटने वाला था। गिरने के लिए ज्यादा किंगीज नहीं बचे थे और हान सेन ने दांत पीसकर उसे झेलने की कोशिश की। उसका शरीर बिल्कुल भयानक लग रहा था। वह फटने वाला था। उसके शरीर के अंदर अनगिनत किंगीज प्रतीक थे। सौभाग्यवश वह अभी तक फटा नहीं था। जब आखिरी किंगीज हान सेन पर उतरा तो उसने आह भरी। लेकिन अगले ही पल हान सेन का चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। उसके अंदर के सभी किंगीज प्रतीक उसके शरीर में उथल पुथल मचा रहे थे। उस डरावनी शक्ति ने हान सेन के शरीर को तोड़ दिया और उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। बाय लिंग शुआंग ने हान सेन को उलझन भरी नजरों से देखा और अचानक हान सेन, जो पानी का गोला बन गया था, फट गया। वह एक लटकते हुए धुएं में बदल गया। वह सोने के हीरे की तरह चमक रहा था। हर बूंद के अंदर सोने का किंगीज घूम रहा था। यह एक अजीब नजारा था। थोड़ी देर बाद किंगीज की रोशनी मंद पड़ गई। धुंध फिर से एक साथ बहकर उस पानी वाले आदमी का आकार ले लिया। फिर हान सेन का चेहरा दिखाई देने लगा। हान सेन बहुत खुश था। खुशकिस्मती से असली जल राजा शरीर ने उसे फिर से खुद को संभालने की इजाजत दे दी थी। कोई और राजा शरीर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इस तरह उड़ा दिए जाने पर वह पूरी तरह मर जाता। जल शरीर मांस में बदल गया, जिससे हान सेन का चेहरा पीला पड़ गया। मूल जलराज शरीर की सामान्य संरचना को फिर से बना सकता था, लेकिन वह अभी भी क्षतिग्रस्त था और काफी दर्द में था। भाई 17, ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूं, हान सेन ने बाई किंग जिया की ओर मुड़ते हुए कहा। बाई किंग जिया ने पीछे मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, अब मुझे समझ आया कि तुम जैसी प्रतिभाशाली महिला अल्फा प्रतिमा का दावा कैसे कर सकती है। तुम वाकई बहुत खास हो। मैं सचमुच हार गई। हान सेन उस जगह से निकलने के इरादे से 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उन छोटे कदमों में भी वह लगभग गिर ही पड़ा। वह इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हान सेन ने अपने खूनी किरण को इशारा किया और खूनी किरण तेजी से उसके पास आ गया। हान सेन ने खुद को उस जीव की पीठ पर खींच लिया ताकि वह उसे किंग्स गार्डन से बाहर ले जा सके। राजकुमार 16 बाईगी ने राजाओं को तारों की तरह गिरने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना की खबर कुछ ही समय में राजा के राज्य के कोने कोने तक पहुंच गई। बाईगी की एक समय बहुत बुरी प्रतिष्ठा थी, लेकिन अब उनकी आवाज बहुत अच्छी हो गई थी। हान सेन ने वापस जाकर प्लेनेट वाटर जोन में छिपने का बहाना बनाया, ये दावा करते हुए कि किंगीज ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। वह अकेला रहना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उससे मिलने आए। उनके आगंतुकों में से एक राजा बाई द्वारा स्वयं भेजी गई एक देवता रूपी जलकुलीन थी। उसने दावा किया कि वह हान सेन को ठीक करने आए हैं, लेकिन असल में राजा बाई को हान सेन पर शक था। वह चाहता था कि यह कुलीन हान सेन के शरीर की ऊपर से नीचे तक जांच करे। आखिरकार बाई कोई बहुत प्रतिभाशाली तो था नहीं, और उसने अचानक ही अल्फा मूर्ति पर कब्जा कर लिया था और राजा वृक्ष के नीचे अविश्वसनीय घटनाएं घटित कर दी थीं। राजा बाई को उस पर बहुत शक हो गया था और इसलिए उसने जल देवता से हान सेन को ठीक करने के लिए कहा। वह चाहता था कि हान सेन के शरीर की जांच की जाए ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह सचमुच राजकुमार 16 बाई ही था। कैप्टन वाटर मून यी एयर कैसा है? राजा बाई ने बिना किसी भाव के पूछा। कैप्टन वाटर मून ने जवाब दिया, राजकुमार 16 की तबीयत ठीक नहीं है। उसका शरीर उस राजा जैसी शक्ति से भरा हुआ है। वह हर जगह है। वह अपने मूल वाटर किंग शरीर या अपनी किसी भी अन्य शक्ति का हमेशा की तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मुझे भी इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। क्या उसका मूल जल राजा शरीर अलग होकर राजा की शक्ति को संसाधित नहीं कर सकता? राजा बाई ने भौहें चढ़ाईं। कैप्टन वाटर मून ने गंभीरता से समझाया, अगर यह एक सामान्य शरीर होता तो राजकुमार 16 का शरीर पहली बार फटते ही मर जाता। उसका मूल जल राजा शरीर ही उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण है। लेकिन यही कारण है कि किंगीज शक्ति ने उसके मूल जल तत्व पर आक्रमण किया है। दोनों को अलग करना असंभव होगा। ये किसी बाहरी शक्ति से नहीं हो सकता। पानी के अंदर मौजूद किंगीज को निकालने के लिए आपको पानी को तोड़ना होगा। इसका मतलब राजकुमार 16 को मारना भी होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? राजा बाई ने कैप्टन वाटर मून की ओर देखते हुए पूछा। मैं इस मामले में बेकार हूं। कैप्टन वाटर मून ने अपना सिर हिलाया।
कैप्टन वाटरमून के जाने के कुछ ही देर बाद मिस मिरर राजा बाई के अध्ययन कक्ष में आईं। छोटी बहन, 16 की जांच करो और मुझे जल्दी से जवाब दो, राजा बाई ने मिस मिरर से कहा जैसे ही वह अंदर आए। मिस मिरर ने राजा बाई की ओर देखा और पूछा, आपको लगता है कि बाई के साथ कोई समस्या है? एक पिता होने के नाते मुझे उम्मीद है कि वह सचमुच इतना अच्छा होगा, लेकिन राजा बाई की बात पूरी होने से पहले ही उसने हाथ हिला दिया। जाओ, जल्दी से मुझे जवाब दो और इस बीच बाई को राजा के राज्य से बाहर जाने से मना करो। हाँ, मिस मिरर ने झुककर अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गईं। हान सेन, मिस मिरर अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए धीरे से बोली। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान तैर गई। हान सेन के अंतकोश दुख रहे थे। लोग उसके और उसके द्वारा आत्मसात किए गए राजा के बारे में ऐसे बातें कर रहे थे मानो वह कोई ईश्वरीय शक्ति हो जो उनसे मिलने आए हो, मानो वह कोई युवराज हो या कुछ और। राजनीति में कम रुचि रखने वाले लोग भी इस लोकप्रिय विषय पर बातचीत में उलझे हुए थे, इस विचार से मोहित कि पहले से अनजान राजकुमार अचानक इतना प्रसिद्ध हो गया है। यहां तक कि राजा बाई भी अचानक उस पर बहुत ध्यान दे रहे थे। पूरी संभावना थी कि वह पदानुक्रम में एक उच्च पद पर आसीन हो जाएगा, या नया युवराज भी। लेकिन हान सेन जानता था कि कई लोग अभी भी उसकी पहचान को लेकर संशय में थे। कई राजघराने उससे मिलने आए थे। वे सब हान सेन को परखने की कोशिश कर रहे थे, खासकर बाई के उन भयानक दोस्तों को जो उसके पहले थे। वे उसकी खाल उतारना चाहते थे और बाई की हड्डियां देखना चाहते थे। हान सेन ने ऐसे लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए उपचार की आवश्यकता का बहाना बनाया। बेशक हान सेन का शरीर भी कुछ परेशानी में था। वे किंगीज प्रतीक उसकी कोशिकाओं में घुल मिल गए थे और इससे उसका शरीर उसकी वास्तविक उपस्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वह एक स्टील बोर्ड की तरह था और अपनी ऊर्जा का संचार करना उसके लिए एक संघर्ष था। लेकिन हान सेन के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जीन्स की कहानी को सामान्य रूप से ढाला जा सकता था। जब तक जीन्स की कहानी का स्तर बढ़ता रहता, वह किंगीज शक्ति को अवशोषित कर सकता था ताकि वह उसकी किसी भी अन्य चल रही शक्ति में बाधा न डाले। अब हान सेन के पास बस ड्यूक जीन की कमी थी। एक जीन लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन जरूरी थे। 2 या 3 जीन लॉक खोलने से उसे सभी किंगीज को अवशोषित करने में मदद मिलनी चाहिए थी। जब कैप्टन वाटरमून आई तो उन्होंने विस्फोट से हुई उनकी चोटों को ठीक किया। शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाने के अलावा हान सेन अब सामान्य हो गया था। उसका शरीर किंगीज से लबालब भरा हुआ था। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसे किंगीज की मंजूरी हासिल करनी पड़ती थी। इस समय हान सेन को लगा जैसे उसे लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। वह अपने शरीर में मौजूद किंगीज का इस्तेमाल उन दुश्मनों से लड़ने के लिए कर सकता था जो उस समय उससे ज्यादा ताकतवर थे। बुरी बात यह थी कि किंगीज को अपने आप सक्रिय नहीं किया जा सकता था। हान सेन को अपने शरीर के अंदर किंगीज को सक्रिय करने के लिए किसी को छूना पड़ता था। लगता है मुझे कुछ ज़ेनोजेनिक्स का शिकार करना होगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। उसने ब्लड किरण को अपने साथ लिया और गहरे समुद्र में गोता लगा दिया। ग्रह जल क्षेत्र में रहने वाले ज़ेनोजेनिक्स में कुछ खास नहीं था, लेकिन कुछ ड्यूक ज़ेनोजेनिक्स वहां छिपे हुए थे। ये वही थे जिन पर बाई ने सबसे ज्यादा नजर रखी थी। और जहां तक ग्रह पर रहने वाले राजा वर्ग के जीवों का सवाल है, उनमें से ज्यादातर को बाई पहले ही मार चुका था। बहुत बढ़िया, तुम्हें किंगीज का संरक्षण प्राप्त है। क्या ये तुम्हारी सोची समझी चाल थी, तुम्हें राजा बनाने के लिए? क्या बड़ी बहन को तुम्हें अभी से राजा कहना शुरू कर देना चाहिए? हान सेन अभी गहरे समुद्र में उतरा ही था कि उसके पास एक औरत प्रकट हुई। इससे पहले कि उसे कोई विदेशी प्राणी मिले, लोमड़ी रानी उससे मिलने आ गई। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? हान सेन ने चारों ओर देखा। सौभाग्य से प्लेनेट वाटर जोन में ज्यादा लोग नहीं थे। बाई ने गश्त के लिए गार्ड रखने की जहमत नहीं उठाई थी और लैन हेक्सिन के लोग भी वहां नहीं थे। तुम्हें किस बात का डर है? मेरा प्यारा छोटा भाई राजा बनने वाला है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी बड़ी बहन जरूर आना चाहेगी और तुम्हारी जीत में हिस्सा लेना चाहेगी, लोमड़ी रानी ने धीरे से कहा। वह हान सेन के पास आए और उसकी छाती पर झुक गई। उसकी उंगलियां हान सेन के बालों से खेलने लगीं। मुझे तंग करना बंद करो, बड़ी बहन। मैं बहुत जल्द बर्बाद हो जाऊंगा। हान सेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फॉक्स क्वीन ने अपना हाथ बढ़ाकर हान सेन के माथे को छुआ। उसने धीरे से उससे कहा, तुम्हें पता है कि तुम मुसीबत में हो, है ना? तो फिर तुम इतना हाई प्रोफाइल क्यों बने रहना चाहते हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहते हो और खुद के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी करते रहते हो।
फॉक्स भी जब छुपकर बैठी हो तो तुम्हारे जितना शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें पहचान न लें। मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। लोमड़ी रानी ने आंखें घुमाई और कहा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बाकी लोग शायद तुम्हारे किए को स्वीकार करें, लेकिन राजा बाई को तुम्हारी पहचान पर शक जरूर होगा। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो वह मिस मिरर से तुम्हारी जांच करवाने के लिए जरूर कहेंगे। ये औरत बहुत क्रूर है और इसने कई जातियों का नाश किया है। मुझे नहीं पता कि इसने कितने ही कुलीन देवताओं को गिराया है। अगर उसे तुम में कुछ भी गलत लगा तो तुम खुद को मरा हुआ समझो। मुझे बताओ बहन, क्या करूं? हान सेन ने जल्दी से कहा। अगर लोमड़ी रानी यहां तक आई भी होती तो सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए नहीं। लोमड़ी रानी ने हान सेन का गाल दबाया और मुस्कुराए। चूंकि तुम मेरे अच्छे छोटे भाई हो, इसलिए मेरे पास एक विचार है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे करने के लिए पर्याप्त साहसी हो या नहीं। यह क्या है? हान सेन हिला नहीं। लोमड़ी रानी ने आह भरते हुए कहा, चूंकि तुम चेर के बारे में जानती हो, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं एक्सट्रीम किंग से एक खजाना वापस पाना चाहती हूँ, लेकिन अब हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मुझे वह चीज ढूंढने में मदद करोगी तो हम दोनों मिलकर एक्सट्रीम किंग से बच निकलेंगे। और फिर तुम और मैं साथ मिलकर इस दुनिया से गायब हो सकते हो। क्या ये बहुत रोमांटिक नहीं लगता? वह कौन सी चीज है जो तुम लेना चाहती हो और मैं उसे कहां से ले सकता हूं? हान सेन ने वादा करने की हिम्मत नहीं की और उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसकी आखिरी बात सुनी ही नहीं। अगर फॉक्स क्वीन जैसी शक्तिशाली महिला भी अपनी मनचाही चीज हासिल न कर पाए तो यह कोई अच्छी बात नहीं थी। चाहे वह चीज कुछ भी हो, उसे पाना मुश्किल ही होगा। लोमड़ी रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह डेस्टिनीज टॉवर के अंदर है। यहां तक कि एक्सट्रीम किंग का कोई शाही व्यक्ति भी अंदर नहीं जा सकता। एक शाही बच्चे को उस जगह तक पहुंचने की अनुमति पाने के लिए कुछ अविश्वसनीय करना पड़ता है। मैंने बाई कैंगलांग से बात की, लेकिन मैं उसके साथ डेस्टिनीज टॉवर में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर बाई कैंगलांग अंदर नहीं जा सकती तो तुम्हारा मेरे पास आना बेकार है। ये सुनकर कि उसका निशाना डेस्टिनीज टावर है, हान सेन समझ गया कि वह उसके साथ काम नहीं करेगा। उस जगह से कोई चीज चुराना आत्महत्या के समान था। जब से हान सेन ने एक्सट्रीम किंग का डेस्टिनीज टावर देखा था, तब से उसकी उसमें गहरी दिलचस्पी थी। उसने उस इमारत की गहराई से जांच पड़ताल की और बाई यी की पहचान बनाने से पहले ही उसे उस जगह के बारे में कुछ दिलचस्प बातें पता चल गईं। हान सेन को जल्द ही पता चल गया कि डेस्टिनीज टावर वाकई कितना डरावना और रहस्यमय था। हान सेन टावर के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया था। वह फॉक्स क्वीन को अपनी जान लेने नहीं देना चाहता था। इसके अलावा उसे फॉक्स क्वीन पर भरोसा नहीं था। उसने कहा था कि वे दोनों साथ भाग जाएंगे, लेकिन हान सेन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फॉक्स क्वीन ने अपनी उंगली उठाई और हान सेन के होठों पर रख दी। उसकी आंखें बहुत मोहक लग रही थीं और उसने कहा, बाई ये शायद पहुंच न पाए हो, लेकिन तुम अलग हो। तुमने एक्सट्रीम किंग अल्फा की मूर्ति पर दावा किया था, और तुम वही बाई यी हो जिसने इतने सारे किंगीज सिंबल कमाए हैं। डेस्टिनीज टावर तक पहुंच पाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं अंदर कैसे जाऊं? हान सेन का दिल धड़क उठा। वह उसकी मदद तो नहीं करने वाला था, पर फिर भी अंदर जाना चाहता था। अंदर कैसे जाऊं? इस बारे में फॉक्स क्वीन का सुझाव सुनना अच्छा रहेगा, तो शायद वह कुछ काम आ जाए। मेरे साथ काम करने का वादा करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। फॉक्स क्वीन की पतली उंगली हान सेन के गाल पर पड़ी। वह मुस्कुराए। तुम सोच तो सकते हो, पर तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे एक सुखद जवाब दोगे। इसके बाद लोमड़ी रानी पीछे गिर गई और पानी में गायब हो गई। जरूर, अगर मैं पागल होता तो मैं तुम्हारे साथ डेस्टिनीज टावर से चीजें चुराने जाता, हान सेन ने खुद से बुदबुदाया। उसका फॉक्स क्वीन के साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल उसकी पहचान उजागर नहीं हुई थी। वह अभी भी किसी भी आरोप से इनकार कर सकता था, लेकिन डेस्टिनीज टावर से कुछ चुराना मौत को दावत देने जैसा था। मेरे राजकुमार, मेरे राजकुमार। हान सेन कुछ ड्यूक जेनोजेनिक्स का शिकार करने की योजना बना रहा था जब उसने लिली की आवाज सुनी। मैं बस कुछ राक्षसों को मारकर जेनोजेनिक जीन इकट्ठा करना चाहता था। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? हान सेन उदास हो गया।
सायरन की नौकरानी लिली उसके पीछे आ रही थी और बार बार अपने राजकुमार को पुकार रही थी। लिली भी एक सायरन थी, लेकिन उसका पालन पोषण बाई की माँ ने किया था। वह लेन हेक्सिन के साथ नहीं थी। नतीजतन वह बाई की एकमात्र नौकर थी। शायद लिली को अब भी याद था कि बाई की माँ उसके साथ अच्छी रही थी, और इसीलिए उसने बाई के साथ रहने का फैसला किया। वह उसके प्रति सच्ची वफादार थी और उसका एकमात्र लक्ष्य उसकी अच्छी सेवा करना था। ऐसी वफादारी देखना दुर्लभ था। मेरे राजकुमार, यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। सेंटेंस कोर्ट के लोग यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि रक्तकिरण किंग्स गार्डन के नियमों के खिलाफ है। लिली हाँफते हुए उसके पास तैर कर आए। हान सेन ने भौहें चढ़ाई और कहा, वे कहाँ हैं? ब्लड किरण ने किंग्स गार्डन में प्रिंस स्वॉर्डस्टार के रक्षक को मार डाला था। हान सेन जानता था कि यह घटना उसे फिर से परेशान करेगी। उसने बस इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाने की उम्मीद नहीं की थी। वे ओशन हॉल में हैं। राजकुमारी अभी उनका स्वागत कर रही हैं। वह चाहती है कि तुम वापस आओ ताकि तुम उन्हें स्पष्टीकरण दे सको, लिली ने कहा। ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। हान सेन को शिकार की अपनी योजना तुरंत छोड़नी पड़ी। वह लिली के पीछे पीछे अंडरवाटर टाउन वापस चला गया। लेन हेक्सिन महल में बैठी थी, उसका चेहरा भावहीन था। वह अच्छी नहीं लग रही थी। हान सेन बगीचे में छिपा हुआ था और उसने आने वाले सभी रईसों से निपटा था। अगर उसे सायरन अवशेष खोलने के लिए हान सेन की जरूरत न होती तो उसे उसकी जरा भी परवाह न होती। अब हालांकि सजा अदालत के लोग आ रहे थे। यह ऐसा काम नहीं था जिसे वह अकेले संभाल सकती थी, इसलिए उसे हान सेन को ये मामले खुद ही निपटाने देना पड़ा। लेन हेक्सिन को नहीं पता था कि बाई ने किंगिस संरक्षण कैसे हासिल किया था, लेकिन वह जानती थी कि वह कितनी आसानी से परेशानी पैदा कर सकता है। मेरे लिए एक अर्ध देवीवत रक्षक ढूंढना बहुत मुश्किल था और इससे बहुत परेशानी हुई है। किंग्स गार्डन में हुई हत्या के कारण सेंटेंस कोर्ट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसे रक्त किरण रखने की इजाजत किसी भी तरह नहीं दी जाएगी, हाइशिन ने मन ही मन सोचा। मुझे कौन ढूंढ रहा है? हान सेन बाहर से ब्लड किरण अपने साथ अंदर ले आया। मैं सेंटेंस कोर्ट से चुनान हूं, मेरे राजकुमार। लॉबी में अर्ध देवीवत अभिजात वर्ग ने धीरे से हान सेन को प्रणाम किया। आह, ये कोर्टमैन चू है। तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? हान सेन जानता था, फिर भी उसने पूछा। चुनान ने अपने बगल में खड़े एक आदमी को इशारा किया। नौकर ने हान सेन को एक दस्तावेज दिया। चुनान ने खुद कहा, मुझे बहुत माफ करना, मेरे राजकुमार। आपके खून के किरण ने किंग्स गार्डन में राजकुमार स्वॉर्डस्टार के रक्षक की हत्या कर दी। राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने हमें सजा अदालत में बताया था। हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं, इसलिए कृपया हमें माफ कर दें। उसके बाद दोनों नौकर ब्लड किरण को गिरफ्तार करने के लिए आगे आए, लेकिन हान सेन ने उन्हें रोक दिया। चुनान ने धीरे से कहा, राजकुमार, यह आदेश सीधे सजा अदालत से आया है। कृपया इसे जरूरत से ज्यादा जटिल न बनाएं। अगर हम उसे आज वापस नहीं ला पाए तो कप्तान को आना पड़ेगा। तब हालात और भी बदतर हो जाएंगे। हान सेन हंसा और बोला, मैं कुछ भी जटिल नहीं बना रहा हूं। खूनी किरण मेरा रक्षक है और मैंने ही उसे किंग्स गार्डन में हत्या करने का आदेश दिया था। तो मैं ही वह नेता हूं जिसने ये सब किया। अपराध मेरा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नियम है और मेरा न्याय होना चाहिए। मैं एक राजकुमार हूं, इसलिए मुझे कानून का पालन करना चाहिए। उसके बाद हान सेन ने हाथ बढ़ाया और चुनान से कहा कि वह उसे बंद कर दे ताकि वे जा सकें। चुनान और बाकी लोग हैरान रह गए। राजा के बगीचे में पहले भी लोग मारे गए थे और आमतौर पर राजकुमार ही जिम्मेदार होते थे, लेकिन वे हमेशा अपने पहरेदारों पर हत्या का आरोप लगाते थे। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया था। राजकुमार पहरेदारों का अपराध अपने सिर ले रहा था। वे स्तब्ध रह गए। ऐसी स्थिति में मेरे राजकुमार, हमें बहुत दुख है। हमें तुम्हें हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। कृपया बस हमारे साथ चलो। चुनान ने हान सेन को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसने उसे जाने देने की योजना भी नहीं बनाई थी। सजा अदालत को राजसी लोगों को जेल में डालने की इजाजत थी। अगर हान सेन अपराध की जिम्मेदारी लेना चाहता तो चुनान उसे नहीं रोकता। राजकुमार स्वॉर्डस्टार और सेंटेंस कोर्ट के बीच संबंध थे। ब्लड किरण के साथ जो हुआ उसके लिए स्पष्टीकरण जरूरी था। अच्छा होता अगर बाई ने सचमुच अपराध किया होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। लेन हेक्सिन ने हान सेन और ब्लड किरण को ले जाते हुए देखा। वह बीमार लग रही थी और उसने कहा, क्या वह आदमी पागल है? वह किसी बेवकूफ घोड़े की खातिर जेल जा रहा है। उसने राजकुमार होने का सारा गौरव खो दिया है।
हान सेन चूनान के पीछे पीछे सजा अदालत पहुंच गया। उसे वहां जेल में बंद कर दिया गया और उसे उचित सुधारगृह भेजे जाने से पहले मुकदमे का इंतजार करना पड़ा। बाय यी उस अपराध को स्वीकार करने जा रहा है जो उसने किंग्स गार्डन में किया था। क्या वह पागल है? राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने जब ये खबर सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यह अच्छी बात है। अगर वह मरना चाहता है तो हम उसे मरने देते हैं। राजा के बगीचे में हत्या करने पर उसे 100 साल की जेल हो जाएगी, चाहे वह राजकुमार ही क्यों न हो। सेंटेंस कोर्ट के कप्तान, जो एक फर्म की छंटाई कर रहे थे, ने राजकुमार की बात सुनी और हंस पड़े। अगर कोई साधारण रईस होता तो उसे मौत की सजा दी जाती, लेकिन वह तो एक राजकुमार है और मारा गया एक पहरेदार था। उसे शायद 1 दर्जन साल जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है कि कितने साल। 10 साल तो फिर भी ठीक है। प्रिंस स्वॉर्डस्टार ने आंखें घुमाई और आगे कहा, ठीक है, उस ब्लड किरण को भी मत जाने देना। क्या उसे लगता है कि वह सबको बचा सकता है? वह खुद को क्या समझता है? बिल्कुल, चरम राजा के कानून निष्पक्ष हैं। हम किसी अच्छे आदमी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम किसी बुरे आदमी को नहीं छोड़ेंगे, सजा अदालत के कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा। चूनान हान सेन और ब्लड किरण को जेल ले आया। उसने दरवाजा खोला और कहा, राजकुमार, मुझे अफसोस है कि आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। हान सेन अंदर नहीं गया। उसने चूनान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर चू, क्या मैं आपसे एक काम मांग सकता हूँ? चूनान उलझन में दिख रहा था। कोई बड़ी बात नहीं। क्या मैं उसे अपने साथ एक ही जेल की कोठरी में रख सकता हूँ? हान सेन ने खूनी किरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं। चूनान ने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। झिझकते हुए उसने कहा, मेरे राजकुमार, क्या तुम सचमुच इस अपराध की जिम्मेदारी लेने की सोच रहे हो? मैं तो ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि दूसरे लोग मुझे ऐसा करने नहीं देंगे, हान सेन ने सरलता से कहा। चूनान उलझन में था। वह बायगी की स्थिति समझ रहा था। हालांकि उसने 2 ऐसे काम किए थे जिनसे एक्सट्रीम किंग पूरी तरह से स्तब्ध था, लेकिन इससे उसे अपराध से माफ नहीं किया जा सकता था। चून की गार्ड मारा जा चुका था, इसलिए अगर राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने नरमी नहीं दिखाई तो हान सेन को जेल जाना पड़ेगा। अगर आरोप राजकुमार पर भी लगा तो वह किसी सुरक्षाकर्मी से अपराध कबूल करवा लेगा। अगर उसने हान सेन की तरह अपराध कबूल कर लिया तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। चूनान ने हान सेन और ब्लड किरण की जेल का दरवाजा बंद कर दिया और वह जाने ही वाला था कि कोई और वहां आ गया। वह राजकुमार स्वॉर्डस्टार था। मेरे राजकुमार, चूनान और उसके नौकर ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। शाबाश मिस्टर चू, राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने कहा। वह जेल में बने बाई सेमा के सामने चला गया। उसने बाई सेमा के माध्यम से हान सेन को देखा और मुस्कुराया। भाई 16, कैसा लग रहा है? ये जगह काफी आरामदायक है। मुझे मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त किराया मिलता है और मुझे यहाँ का शांत माहौल पसंद है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी यहाँ से जाना चाहूंगा, हान सेन ने बिस्तर पर लेटे हुए जवाब दिया। राजकुमार स्वॉर्डस्टार धमकी भरे अंदाज में हंसा। बाई ये, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा क्योंकि तुम एक राजकुमार हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम रक्त किरण पर लगे अपराध को धो सकते हो? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? हान सेन लापरवाही से पीठ के बल लेटा रहा। बिस्तर थोड़ा सख्त था, लेकिन जो उस पर जोर जोर से सोने का आदी था उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। राजकुमार स्वॉर्डस्टार हान सेन के रवैये से खुश नहीं थे। उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई 16, तुम कितने भोले और प्यारे हो। सजा अदालत कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जो चाहो कर सको। तुम तो बस एक राजकुमार हो। हमारे लंबे इतिहास में कुछ राजकुमारों को भी जेल में बंद किया गया है। मुझे पता है, कानून होते हैं और चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। हान सेन बिस्तर पर अपनी जगह पर बना रहा, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। राजकुमार स्वॉर्डस्टार अपनी जीत का प्रदर्शन करके हान सेन को उकसाने आया था, लेकिन हान सेन का ऐसा व्यवहार देखकर उसे अब विजेता जैसा महसूस नहीं हुआ। उसे वास्तव में गुस्सा आ रहा था। हान सेन जेल में नहीं रहना चाहता था। खुशकिस्मती से उसे फॉक्स क्वीन के जरिए पता चल गया था कि मिस मिरर उसकी जांच कर रही है। वह जानता था कि उसे ज्यादा देर जेल में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे 10 साल की सजा हो भी गई तो मिस मिरर उसकी जांच नहीं कर पाएंगी। राजकुमार स्वॉर्डस्टार को पता नहीं था कि मिस मिरर हान सेन की जांच कर रही हैं। जैसे ही उसने हान सेन को देखा, उसकी नजर खूनी किरण पर पड़ी। उसने भौहें चढ़ाई और चू नान से पूछा, मिस्टर चू, मेरा भाई 16 एक कुलीन है।
क्या उसे अपना एक अलग कमरा नहीं मिल सकता? कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूं, हान सेन ने चू नान के लौटने से पहले सावधानी से कहा। आखिरकार उसने खुद चू नान से कहा था कि वह रक्त किरण को अपने पास रहने दे। उसे कुछ तो कहना ही था। चू नान ने कहा, अभी तो वह सिर्फ हवालात में है। उन दोनों को यहां रखने से मुकदमे तक काम आसान हो जाएगा। राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने अपने होंठ ऊपर उठाए और धीरे से हान सेन से कहा, बाई यी, क्या तुम इतने भोले हो कि सोचते हो कि अगर तुम गिर गए तो कुछ नहीं होगा? मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, तुम सचमुच जेल जाओगे। और ब्लड किरण मर जाएगा। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे चुनौती देने का यही नतीजा है। वाह, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। हान सेन अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने बेपरवाही से ताली बजाई। तुम, राजकुमार स्वॉर्डस्टार बहुत गुस्से में था। उसने मजदूर पर चिल्लाते हुए कहा, खून की किरण को बाहर निकालो। दोनों को अलग करो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। चू नान हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी उसने नौकर को आगे बढ़ने और गेट खोलने की अनुमति दे दी। वह हिचकिचा रहा था क्योंकि राजकुमार स्वॉर्डस्टार का सेंटेंस कोर्ट में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन कप्तान राजकुमार स्वॉर्डस्टार का चाचा था। अगर उसने राजकुमार की बात नहीं मानी तो हालात उसके लिए बुरे हो सकते थे। सजा अदालत कब से राजकुमार की जागीर बन गई। बाहर से एक शक्तिशाली महिला की आवाज गूंजी। जब राजकुमार स्वॉर्डस्टार और चू नान ने ये सुना तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो मिस मिरर शाही पोशाक पहने उनकी ओर आ रही थी। चू नान बेहद निराश था। चरम राजा के लिए सजा अदालत को नरक माना जाता था। जब आम रईसों को इसके बारे में पता चलता तो वे इससे बचने की पूरी कोशिश करते। आज यह एक शराबखाने जैसा था जहां कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता था। लेकिन चू नान अपने सामने खड़ी महिला को उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने झुककर कहा, नमस्कार मिस मिरर। राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने भी जल्दी से झुककर प्रणाम किया। एक्सट्रीम किंग में कई लोग थे जिन्हें वे उकसा नहीं सकते थे, और मिस मिरर शीर्ष 3 में थी। राजकुमार स्वॉर्डस्टार इस एक को परेशान करने के बजाय राजा बाई को परेशान करना ज्यादा पसंद करेंगे। राजकुमार स्वॉर्डस्टार राजा बाई का बेटा था। राजा बाई नाराज भी होते तो भी उसे कुछ नहीं करते। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि मिस मिरर के साथ क्या होगा। वह अपने मिजाज में बड़े उतार चढ़ाव और बेहद क्रूर स्वभाव के लिए मशहूर थी। एक्सट्रीम किंग में बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाले कई ताकतवर लोग मिस मिरर के प्रभाव में बर्बाद हो चुके थे। मिस्टर चू, राजकुमार 16 यहाँ क्यों है? मिस मिरर ने जेल की कोठरी की ओर देखा जिसमें हान सेन बंद था। चाची राजकुमारी, राजा के बगीचे में भाई 16 ने अपने गार्ड को अनुमति दी। राजकुमार स्वॉर्डस्टार समझाने के लिए उसके पास आया। स्वॉर्डस्टार, सेंटेंस कोर्ट में आपकी क्या स्थिति है? मिस मिरर ने प्रिंस स्वॉर्डस्टार पर कड़ी नजर डाली। राजकुमार स्वॉर्डस्टार को अचानक ठंड लग गई और वह बोलने में असमर्थ हो गया। मिस मिरर, एक जांच चल रही है जिसमें राजकुमार 16 के सहयोग की जरूरत है। चू नान ने मिस मिरर की आवाज सुनी थी और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह गलत है। उसने उसे सच बताने से परहेज किया। मुझे बाई यी से भी कुछ चाहिए। मैं उसे अभी अपने साथ ले जा रही हूं, मिस मिरर ने कहा। कोई पहले ही अंदर आ चुका था और हान सेन और ब्लड किरण को उनकी कोठरी से बाहर ले आया था। मिस मिरर, ये चू नान को लगा जैसे उसके पास चुनने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो वो इसे छोड़ दे या न छोड़े। आंटी राजकुमारी, राजा के बगीचे में हत्या करना एक गंभीर अपराध है, राजकुमार स्वॉर्डस्टार ने जल्दी से कहा। वह अपनी दुर्दशा में मिस मिरर के सामने दौड़ा। ये होते ही चू नान का फोन बज उठा। उसने नंबर देखा और कॉल रिसीव कर ली। उसने फोन बंद किया और मिस मिरर से बोला, मिस मिरर ने कैप्टन से इस बारे में बात कर ली है। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हटो, मिस मिरर को उनके काम से मत रोको। मिस मिरर ने प्रिंस स्वॉर्डस्टार की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे उनके पास से गुजर गईं। छोटे भाई, मेरे पास तुम्हें खेलते देखने का समय नहीं है। अगर तुम भविष्य में कोई शो करना चाहते हो तो पहले मुझे फोन कर देना। मैं समय तय कर दूंगा। हान सेन राजकुमार स्वॉर्डस्टार के सामने आया और उससे बातें करते हुए अपनी आस्तीनें ठीक करने लगा। फिर जाते हुए वह ब्लड किरण भी साथ ले गया। वो कमीना। राजकुमार स्वॉर्डस्टार इतना गुस्से में था मानो आग उगल देगा। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। क्या तुम मुझे तुम्हें बचाने के लिए शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मिस मिरर ने हान सेन से कहा जब वे उसकी लाई हुई कार में बैठे। आंटी प्रिंसेस, मुझे लगता है कि मुझे आज़ाद करने के पीछे आपके काम के कारण होंगे। मुझे बाद में भी वापस जाना होगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अभी आपको धन्यवाद देना चाहिए या नहीं, हान सेन ने मिस मिरर की ओर देखते हुए जवाब दिया। मिस मिरर का चेहरा भावशून्य था और उनकी निगाहें हान सेन को देखते हुए ठंडी थी। हान सेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक राजकुमार को मार डाला और तुम उसका भेष धारण करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सचमुच नहीं समझते कि तुम किस खतरे में हो। जब हान सेन ने उसकी बात सुनी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने शांत भाव से कहा, आंटी राजकुमारी, आपका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस मिरर हिली नहीं। उन्होंने हान सेन की उंगली में पहनी अंगूठी की ओर इशारा किया। हान सेन, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? ये हान सेन की चीज है। मुझे ये तब मिली जब मैंने उसका शरीर लिया था, हान सेन ने कहा। मिस मिरर मंद मंद हंसी। क्या आपको पता है कि इस अंगूठी को मिरर स्पिरिट आई कहते हैं? ये किसी व्यक्ति की आत्मा को प्रतिबिंबित कर सकती है। अगर आप बाई यी हैं, तो मिरर स्पिरिट आई में खुद को देखिए। इससे पता चल जाएगा कि आपकी आत्मा हान सेन की है या बाई यी की। हान सेन को मिस मिरर की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने उस अंगूठी का कई बार निरीक्षण किया था और उसे उसके अंदर किसी आत्मा जैसी कोई चीज कभी नजर नहीं आई थी। जब हान सेन ने उसकी बात सुनी तो उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने अंगूठी के हरे आंख के आकार के रत्न को अपने चेहरे की ओर झुकाया। उसने रत्न की परावर्तक सतह को ध्यान से देखा और कहा, मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन कोई भी रत्न मुझे अपना प्रतिबिंब दिखा सकता है। मिस मिरर हंस पड़ी। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया। मिस मिरर का हाथ सफेद था, उंगलियां लंबी और पतली थीं। उसकी अनामिका में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को देखकर हान सेन का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह अंगूठी बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसी ही दिख रही थी, बस थोड़ी छोटी थी। मिस मिरर ने अपनी उंगली से हरे रत्न को हल्के से छुआ और आंख जैसा पत्थर चमकने लगा। हान सेन की उंगली में अंगूठी हल्की सी हिली। दोनों की उंगली एक जैसी चमक उठी। उस पल हान सेन को अंगूठी पर लगे रत्न में जान आ गई। मानो कोई असली आंख उसे देख रही हो। उस आंख में वह अपना प्रतिबिंब देख सकता था, लेकिन वह मणि हान सेन को उस रूप में नहीं दर्शा रही थी जैसा वह अभी था, बल्कि वह हान सेन को एक नग्न शिशु के रूप में दिखा रही थी। हान सेन को घबराहट का एहसास हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंगूठी से कुछ भी आपत्तिजनक निकलेगा और अब उसे उतारने में बहुत देर हो चुकी थी। आंटी प्रिंसेस, आपने जो जीनो आर्ट इस्तेमाल किया है वह क्या है? ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे साथ मजाक करना बंद करो, हान सेन ने कहा। उसने अपना संयम और दृढ़ता बनाए रखी। मिस मिरर ने अपना बायां हाथ नीचे किया और छल्लों की रोशनी मंद पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो, पर मुस्कुरा नहीं रही थी। तुम्हारी जबान तो बड़ी चालाक है, पर इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें राजा के हवाले कर दूं, तो तुम्हें क्या लगता है मरने में कितना समय लगेगा? शायद हजारों साल लग जाएं। मुझे डर है कि तुम्हें बहुत लंबे समय तक मौत नहीं मिलेगी। हान सेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने मिस मिरर को यकीन दिलाने की योजना बनाई थी कि वह सचमुच बागी है, ताकि वह एक एक्सट्रीम किंग से बचने की योजना बनाने के लिए कुछ समय निकाल सके। लेकिन ये पहली बार था जब वे मिले थे और उसकी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। भागने की उसकी सारी योजनाएं अब एक हास्यास्पद मजाक बनकर रह गई थीं। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोलो और कह दो। हान सेन ने आह भरी। तुम्हें बताने की कोई बात नहीं है। तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। मैं तुम्हें महल ले जाऊंगी और राजा को फैसला करने दूंगी, मिस मिरर ने सपाट लहजे में कहा। अगर तुम्हारा यही इरादा था तो यहां मुझसे भिड़ने का कोई मतलब नहीं था, हान सेन ने मिस मिरर की ओर देखते हुए कहा। मिस मिरर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हान सेन को दिलचस्पी से देखती रही जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई। हान सेन को जल्दी ही समझ आ गया कि गाड़ी महल की ओर नहीं जा रही थी। वे राजा के राज्य में सबसे बड़े स्टापोर्ट की ओर चल पड़े। हम कहाँ जा रहे हैं? हान सेन ने मिस मिरर के पीछे पीछे कार से उतरकर एक युद्धपोत पर चढ़ते हुए पूछा। युद्धपोत जल्द ही किंग्स किंगडम से बाहर निकल गया। वह चौंक गया। उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मिस मिरर ने किसी को उसे दूसरे कमरे में ले जाने के लिए भेजा। हान सेन को नहीं पता था कि मिस मिरर क्या करने वाली थी। वह बाई वेई की मौसी और राजा बाई की विश्वसनीय सलाहकार थी। अगर उन्हें पता चलता कि हान सेन नकली है तो उन्हें उसका कॉलर पकड़कर राजा बाई के सामने ले जाना चाहिए था। इसके बजाय वे राजा के राज्य से बाहर जा रहे थे। उसने उसे कैद करने का भी फैसला नहीं किया था। उसने बस उसे और रक्तकिरण को एक साधारण कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था। रक्तकिरण को भी बंद नहीं किया गया था।
यह मिस मिरर क्या चाहती है? हान सेन ने सोचा, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि वह महिला क्या योजना बना रही है। हान सेन ने मिरर स्पिरिट आई को छुआ। वह उसे उतारना चाहता था, लेकिन जब से मिस मिरर ने अंगूठी चालू की थी, मानो वह गहना उसके हाथ में समा गया हो। अब वह उसे उतार नहीं पा रहा था। यह अंगूठी क्या है? हान सेन ने सोचा, इस तथ्य से निराश होकर कि वह मिरर स्पिरिट आई अंगूठी को सक्रिय नहीं कर सका। मुझे जो भी मौके मिलेंगे मुझे उन्हें लपकना होगा। लगता है मुझमें जासूस बनने की काबिलियत नहीं है। मेरी पोल बहुत आसानी से खुल गई, हान सेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर मिस मिरर मुझे राजा बाई के पास नहीं ले गई और मैं अब राजा के राज्य की सीमा में नहीं हूं, तो एक मौका है कि मैं बच निकलूं। बस एक ही बुरी बात है कि बाव एर अभी भी लैन हेक्सिन की जगह पर है। मैं उसे वहां से कैसे निकालूं? जहाज ने तेज गति से कई छलांगें लगाईं और राजा के राज्य से निकलने के बाद उन्हें कई प्रणालियों से गुजरना पड़ा। हान सेन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिस मिरर उसे कहां ले जा रही है। जब युद्धपोत आखिरकार रुका, तो हान सेन को एहसास हुआ कि अब वह एक ऐसी व्यवस्था में है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ग्रह बहुत ठंडा था और अभी भी विकास की एक बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था। वहां कोई उच्च बुद्धि वाले जीव नहीं थे और न ही कोई विदेशी जीव थे। चारों ओर केवल निम्न स्तर के जीव थे। लेकिन इतने आदिम ग्रह के बावजूद यह विभिन्न प्रजातियों के आश्चर्यजनक संख्या में युद्धपोतों और हवाई जहाजों से घिरा हुआ था। हान सेन मिस मिरर के पीछे पीछे ग्रह की सतह पर उतरा और उसने कई जानी पहचानी प्रजातियां देखीं। वहां ड्रैगन, दानव, बुद्ध, नष्ट और भी कई प्रजातियां मौजूद थीं। हालांकि हान सेन ने एक अजीब बात नोटिस की। ग्रह की सतह पर भेजे गए सभी लोगों के पास, चाहे वे किसी भी जाति के हों, जल शक्तियां थीं। भले ही वे जल आधारित प्रजातियों से न आते हों, फिर भी वे कम से कम जल आधारित तकनीकों में निपुण तो थे ही। वे सभी राजा वर्ग के भी थे। उनके बीच एक ड्यूक का मिलना दुर्लभ था। ये कौन सी जगह है? हान सेन मिस मिरर से पूछे बिना नहीं रह सका। उन्होंने जवाब दिया, यह एक नामहीन प्रणाली है जिसका कोई महत्व नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हम एक अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे हैं, मिस मिरर ने सरलता से उत्तर दिया। अंतिम संस्कार? किसका अंतिम संस्कार? हान सेन उलझन में था। हान सेन को राजा बाई को सौंपने के बजाय मिस मिरर उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इतनी दूर घसीट कर ले आई थी। यह अजीब था। समय लगभग पूरा हो गया है। चलो कोई सीट ढूंढते हैं। मिस मिरर ने इधर उधर देखा और एक चोटी पर पहुंच गई। यदि मिस मिरर हान सेन को जवाब नहीं देना चाहती थी, तो उसके पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान सेन भागने की योजना नहीं बना रहा था। एक तो उसे भागने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर भाग भी सकता था तो भी यह सही समय नहीं था। बाओ एर अभी भी एक्सट्रीम किंग में था, इसलिए उसके अकेले भागने का कोई फायदा नहीं था। इसके अलावा मिस मिरर जैसी महिला के पास संभवतः हान सेन द्वारा किए गए किसी भी भागने के प्रयास के लिए तैयार योजना होगी। हान सेन और मिस मिरर चोटी पर पहुंचे और एक गार्ड उनके लिए एक कुर्सी और एक छाता लेकर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो छुट्टी पर हो। हान सेन को वैसा अच्छा व्यवहार नहीं मिला। वह बस ब्लड किरण के पास खड़ा रहा और देखने की कोशिश करता रहा कि मिस मिरर क्या देख रही हैं। उनके सामने बस एक विशाल समुद्र था। वह बहुत शांत था और उसकी गहराई में कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। देखने लायक कुछ खास नहीं था। मुझे आसपास कोई कब्रिस्तान भी नजर नहीं आ रहा। कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति मरा है और उसे यहाँ दफनाया जाएगा? क्या वे उसकी राख समुद्र में बहा देंगे, जैसे समुद्र में दफनाया जाता है? हान सेन ने सोचा। सच कहूं तो हान सेन को मिस मिरर के दावे पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन इतने सारे कुलीन लोगों के आने से कुछ बड़ा जरूर होने वाला था। अन्य जातियों के कुलीन लोग मिस मिरर से भयभीत थे। किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर समुद्र के किनारे घूम रहे थे। वे सब किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मिस मिरर कर रही थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद असल में कुछ नहीं हुआ। हान सेन को उस अंतिम संस्कार का कोई सबूत नहीं दिखा जिसका दावा मिस मिरर ने किया था। इस समय तक 6 दिन बीत चुके थे और अब इतने समय बाद हान सेन एक सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। मिस मिरर, क्या अंतिम संस्कार शुरू नहीं हुआ है? इस बीच मिस मिरर की देखभाल उनके नौकरों द्वारा ऐसे की जा रही थी जैसे वे छुट्टियों पर हों। उनके पास खाने के लिए बढ़िया सामान था और लोग उन्हें हर चीज परोस रहे थे। उन्होंने उनके लिए लगभग एक बाथटब वहां रख दिया था। वे लगभग एक शानदार माहौल में रह रही थीं।
दूसरी ओर हान सेन और रक्त किरण ने उस पूरे समय में एक निवाला भी नहीं खाया था। हान सेन उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अवशोषित करके मिलने वाले पोषण पर जीवित रह सकता था, इसलिए हालांकि वह ठीक था फिर भी यह काफी असहज था। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वह अभी मरा नहीं है, मिस मिरर ने लापरवाही से जवाब दिया। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मन ही मन सोचा, ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की योजना बना रहे हैं जो अभी मरा ही नहीं है। और इतने सारे लोग पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। क्या ये लोग जल्दी में नहीं हैं? अगर मरने वाले को इस बारे में पता चलता तो शायद वो इतना गुस्सा होता कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता और वो तुरंत मर जाता। हान सेन को लगा कि यह बहुत अजीब स्थिति है, लेकिन मिस मिरर किसी और सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मिस मिरर, क्या मैं घूम सकता हूँ? मुझे भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हान सेन ने मिस मिरर की तरफ देखा। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि अंतिम संस्कार से पहले लौट आओ। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि मिस मिरर इतनी आसानी से मान जाएंगी। यह एक झटपट जवाब था, मानो वह सचमुच उसे कैद में नहीं रखना चाहती थी। शुक्रिया मैडम। हान सेन मुड़ा और चोटी छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वह वापस देखने के लिए मुड़ा। मिस मिरर उसे देख नहीं रही थी और उसने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सचमुच कोई परवाह ही नहीं थी। क्या उसे पता है कि मैं भाग नहीं जाऊंगा? हान सेन को लगा कि मिस मिरर बहुत अजीब औरत है। वह भागने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कम से कम बाओ एयर को वापस पाने तक वह खुद को भागने नहीं दे सकता था। चोटी से उतरते ही हान सेन को जल्द ही पता चला कि वहां हर तरह की जातियों के कई कुलीन लोग मौजूद थे। कई ऐसी जातियां थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ा आगे देखने पर उसने पाया कि वहां एक अस्थायी बाजार लगा हुआ था। हान सेन को दिल में राहत महसूस हुई और वह तुरंत बाजार की ओर दौड़ पड़ा। वहां कई नस्लों के लोग अलग अलग दुकानों पर बैठे थे। समुद्र के किनारे कई विक्रेता खड़े थे और उनमें से कई तरह तरह की विदेशी चीजें बेच रहे थे। वहां भी तरह तरह के स्तर थे। उसके आसपास के कुछ लोग विस्काउंट या बैरन जैसे दिखते थे, कुछ राजा जैसे, और कुछ ऐसे थे जिनकी क्षमता हान सेन पहचान भी नहीं पाया। वे बहुत डरावने थे। फिर उसने देखा कि वहां के सभी प्राणियों में जल तत्व की शक्तियां थीं। ये संयोग तो नहीं हो सकता। क्या यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो जल शक्तियों से जुड़ा हो? मेरे पास तो पहले से ही वह असली जल राजा का शरीर है। क्या इसीलिए मिस मिरर मुझे यहाँ लाई है? हालांकि ये बात सही नहीं लग रही थी। कैप्टन वाटरमून एक देवता तुल्य जल संपन्न व्यक्ति थे। अगर यह जल उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता तो मिस मिरर को एक धोखेबाज राजकुमार को वहां लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हान सेन बाजार में चला गया। वहां बहुत सारे लोग और जीव जंतु थे, इसलिए उसने सोचा कि कुछ जानकारी इकट्ठा करना आसान होगा। आखिरकार हर कोई विक्रेताओं से बात कर रहा था। हान सेन इधर उधर घूमकर भीड़ को देखते रहे और फिर एक स्टॉल के सामने बैठ गए। उन्होंने स्टॉल को उसके सामान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए चुना था क्योंकि स्टॉल का मालिक निचले दर्जे का था। उन्हें धमकाया जा सकता था। इसके अलावा वह केट नस्ल का था, इसलिए दूसरी नस्लों के लिहाज से वह लगभग कोई नहीं थे। उनका स्टॉल एक कोने में था और मुश्किल से ही दिखाई देता था। बेशक हान सेन उसे धमकाना चाहता था, खुशामद करने की बजाय ऐसा करके उससे जानकारी हासिल करना ज्यादा आसान होता। बड़े भाई, मैं जो बेच रहा हूं वो असली पानी से जुड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं। आपको क्या चाहिए? केट बैरन मुस्कुराई और पूरे उत्साह के साथ अपने साधारण सामान का परिचय दिया। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? हान सेन ने उदास भाव से कहा। ओह, मुझे माफ करना हॉटमैन, केट बैरन ने जल्दी से कहा। यही तो ज्यादा सही है। हान सेन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, नहीं, मैं यहाँ खलनायक बनने आया हूँ। मुझे बॉस कहा जाना चाहिए। हान सेन को दुष्ट होने का नाटक करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये नाटक छोड़ दिया। उसने एक विस्काउंट खंजर निकाला और बैरन के सामने रख दिया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो यह क्या है? सुंदर, माफ करना, हम यहाँ छोटा मोटा काम करते हैं। हम सिर्फ बेचते हैं, खरीदते नहीं। वहाँ क्या हाल है? वो आदमी इतना अमीर है कि तुम्हें जरूर ऊंची कीमत देगा। मालिक काफी उदास लग रहा था। किसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरी तरफ देखो, क्या मैं इतना कंगाल दिखता हूँ कि अपना सामान तुम जैसे किसी को बेच दूं? हान सेन ने खंजर मालिक के सामने पटक दिया और भारी आवाज में बोला।
मेरे सवालों के जवाब दो, ये तुम्हारा हो सकता है। तुम यहाँ जानकारी के लिए आए हो, ये तो तुम मुझे पहले ही बता सकते थे। मालिक ने खंजर जेब में डाला, छाती थपथपाए और बोला, कुछ भी पूछो सुंदर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके बारे में मैं न जानता हो। हान सेन को नहीं लगा कि उस आदमी की जानकारी ज्यादा विश्वसनीय होगी। एक बैरन होने के नाते वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसे कोई ऐसी बात बताने की चिंता नहीं थी जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। खुशकिस्मती से हान सेन कोई राज जानने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे बस कुछ आसान सवालों के जवाब चाहिए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान सेन ने चारों ओर देखते हुए पूछा। सुंदर दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलंग हंसा। गंभीरता से बोलो, पैसे कमाने से किसे फर्क पड़ता है? मैं पूछ रहा हूँ कि इस धरती पर सब क्या कर रहे हैं। हान सेन ने अलंग को घूरा। उसे उस आदमी से जानकारी मांगने का पछतावा हो रहा था। वह बेकार था। अलंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने से जागा हो और उसने कहा, तुम इसके बारे में पूछ रहे हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भी इसी काम के लिए यहाँ नहीं आए हो? प्राचीन जल देवता को देखने के लिए? हान सेन हैरान रह गया। जल देवताओं की कहानियां तो कई जातियों में प्रचलित थीं, लेकिन ये कहानी खास थी और इसे ब्रह्मांड ने भी मान्यता दी थी। हान सेन को लगा कि उसने सुना था कि यह प्राचीन देव जाति का सदस्य है। क्या मिस मिरर ने अंतिम संस्कार में प्राचीन जल देवता के अंतिम संस्कार का जिक्र किया है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन देवताओं की किंवदंतियां कहती हैं कि वे सभी देवता के रूप में जन्म लेते हैं और वे इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, 1 अरब साल का जीवन काल। प्राचीन देवताओं में से किसी एक को मरते हुए देखना दुर्लभ है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। क्या प्राचीन जल देवता जल्द ही मरने वाले हैं? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हान सेन को देखते ही अलान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि प्राचीन जल देवता तुम्हारी बात सुन लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे? हान सेन चौंक गया और बोला, मैंने सोचा था कि आप यही सुझाव दे रहे थे। अलांग ने दौड़कर कहा, मैंने कब कहा था कि प्राचीन जल देवता मर रहे हैं? मैंने तो कहा था कि हम यहाँ प्राचीन जल देवता को आगे बढ़ते और एक देव आत्मा बनते देखने आए हैं। देव आत्मा बनने के लिए स्तर बढ़ाना, क्या ऐसा कोई स्तर भी होता है? हान सेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। किंवदंती के अनुसार ऐसा ही है। यह एक ऐसी चीज है जिसकी सभी देवता भक्त कामना करते हैं। हालांकि इसका हम विक्रेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस देखने और कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ हैं। अलांग रुका और फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ के ज्यादातर जीव मानते हैं कि प्राचीन जल देवता असफल होंगे, इसलिए वे अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आए हैं। वे प्राचीन देवता की उत्पत्ति चाहते हैं। प्राचीन देवता की उत्पत्ति, वह क्या है? हान सेन ने पलकें झपकाते हुए पूछा। अलांग ने हान सेन को आश्चर्य से देखा और कहा, हैंडसम, अगर तुम नहीं जानते कि प्राचीन देव उत्पत्ति क्या है तो तुम यहाँ क्यों हो? ये तो तुम्हारा काम नहीं है। जल्दी करो और मुझे बताओ कि प्राचीन देवता की उत्पत्ति क्या है, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। अलंग ने कंधे उचकाए और कहा, प्राचीन देवता सामान्य लोगों और प्राणियों से अलग होते हैं। अगर कोई जन्म लेता है तो उसे मरना भी पड़ता है। अगर एक मरता है तो दूसरा जन्म लेता है। जब पुराने प्राचीन देवता मर जाते हैं तभी कोई नया देवता जन्म ले सकता है। इस ब्रह्मांड में प्राचीन देवताओं की एक निश्चित संख्या होती है। एक पूर्व निर्धारित संख्या से कम या ज्यादा कोई नहीं हो सकता। अगर प्राचीन जल देवता देव आत्मा नहीं बन पाता तो वह अपने पीछे एक प्राचीन देव मूल छोड़ जाएगा। वह प्राचीन देव मूल एक नए प्राचीन जल देवता में बदल जाएगा और उसका जन्म देव रूप में होगा। अलंग ने रुककर कहा, प्राचीन मूल देवता किसी दूसरी जाति के अंडे के समान है। इसे सेने के लिए आपको उन्हीं तात्विक शक्तियों की आवश्यकता है। यदि आपको प्राचीन मूल देवता की स्वीकृति मिल जाती है तो यह आपका अनुसरण करेगा। जल तत्व वाले प्राणी के लिए वह निश्चित रूप से एक महान सेवक होगा। क्या वाकई इतनी महान चीज मौजूद है? अगर मैं प्राचीन देव मूल को खा लूं तो क्या मैं देवता बन जाऊंगा? हान सेन ने बोलते हुए अपना चेहरा सहलाया। इसे खाऊं। अलान की भौहें मानो उसके बालों में खो जाएंगी। उसने हान सेन को ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। कुछ देर बाद उसने कहा, प्राचीन देवता जन्म से ही देवता के रूप में होते हैं। उनके पास बहुत शक्ति होती है। अगर कोई देवता भी हो तो भी वे प्राचीन देवता के मूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा प्राचीन देवताओं के पास पहले से ही कई देवता रूपी कुलीन लोग हैं। वे इसकी रक्षा करेंगे।
वे किसी भी अन्य देवता को इसके आसपास भी नहीं फटकने देंगे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई देवता इसे नहीं खा सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं खा सकता। यह मेरे लिए एक अच्छा मौका है। अगर मैं प्राचीन देवमूल को पकड़ लूं तो मैं अपना भरपूर पोषण कर सकता हूं। इतना कहकर हान सेन अलन को नजरअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ा। अब हान सेन को समझ आ गया था कि मिस मिरर उसे प्राचीन जल देवता को देवात्मा बनते देखने क्यों लाई थी। वह शायद ये देखना चाहती थी कि क्या हान सेन प्राचीन देवमूल को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हान सेन को अभी भी समझ नहीं आया था कि मिस मिरर ऐसा क्यों चाहती थी। हान सेन चलते हुए अचानक उसे ठंड लग गई। उसने छींकते हुए अपनी नाक रगड़ी और खुद से पूछा, कौन गायब है? हान सेन चलता रहा, लेकिन उसने अलन को हान सेन को जाते हुए देखकर दांत पीसते नहीं देखा। गुस्से में उस आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राचीन देव मूल को खाने की? देखते हैं तुम इसे कैसे खाते हो जबकि तुम इससे निपट रहे हो, अलन गुर्राया। उसका शरीर घूम गया और वह और उसके खलिहान में रखी चीजें पानी में बदल गईं। वह रेत में चला गया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। हाचू, हाचू, हाचू। हान सेन लगातार चीख रहा था मानो उसे अचानक फ्लू हो गया हो। उसे बुखार चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था और उसकी नाक से लगातार बलगम निकल रहा था। हान सेन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका शरीर एक ड्यूक जैसा था और उसका शरीर राजा जैसा ओरिजिनल वाटर किंग जैसा था। वह बीमार कैसे हो सकता था? हान सेन ने अपनी थोड़ी शक्ति लगाकर खुद को देखा। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसका शरीर ठंडा और थोड़ा चक्करदार महसूस हुआ। उसे छींकें आई और नाक से बलगम निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे फ्लू हो गया हो। जब हान सेन मिस मिरर की चोटी पर वापस गया तो उसका शरीर बहुत ठंडा था और उसका सिर तेजी से घूम रहा था। तुम्हें क्या हो रहा है? मिस मिरर ने भौहें चढ़ाईं और हान सेन की ओर देखा। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फ्लू हो गया है। हान सेन का शरीर बहुत ठंडा था। उसका सिर जल रहा था और उसे ऐसा महसूस हुए बरसों हो गए थे। मिस मिरर का चेहरा बदल गया। वह हान सेन के पास कूदी और उसके माथे पर हाथ रख दिया। हान सेन ने महसूस किया कि मिस मिरर के हाथ से शक्ति निकलकर उसके शरीर में समा गई है। वह शक्ति बर्फ जैसी ठंडी थी और जब वह हान सेन के शरीर में गई तो तेजी से घूम गई। इससे हान सेन को थोड़ा अच्छा तो लगा, लेकिन वह बीमारपन अभी भी बना हुआ था। आप कहाँ थे और आपका सामना किससे हुआ? मिस मिरर का चेहरा ठंडा लग रहा था जब उसने सवाल पूछा। मैं वहां नीचे बाजार में था। मैं बस इधर उधर घूम रहा था और एक स्टॉल वाले से बात की। हान सेन ने नीचे बाजार की ओर इशारा किया। मिस मिरर ने हान सेन को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना शरीर हिलाया और वे अचानक बाजार में पहुंच गए। मिस मिरर ने इधर उधर देखा और हान सेन से पूछा, कौन सा स्टॉल मालिक? हान सेन ने चक्कर आने से बचने की कोशिश की। वह मिस मिरर को बाजार से होते हुए उस कोने तक ले गया। वो बस यहीं था। हान सेन का चेहरा चिंता से भर गया। अलांग और दुकान दोनों गायब थे। उसे पता था कि उसके जाते ही ऐसा हुआ होगा। हान सेन हमेशा सावधान रहता था। जब वह स्टॉल वाले के पास सवाल पूछने आया तो उसने पहले ही अलन की जांच कर ली थी। उस आदमी में कुछ भी अजीब नहीं था। हान सेन को नहीं पता था कि उसे यह बीमारी कहां से लगी। सौभाग्यवश उस समय फ्लू जैसे लक्षणों के अलावा उसके शरीर में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था। मुझसे छिपने की हिम्मत कैसे हुई? चलो देखते हैं तुम असल में कौन हो। मिस मिरर घुराई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक पुराना आईना निकाला। पुराना आईना हान सेन की उंगली की ओर था। आईने में रोशनी एक छवि में घूमने लगी और वह छवि किसी पुराने वीडियो जैसी लग रही थी जिसे रिवाइंड किया जा रहा हो। शीशे में वीडियो बहुत तेजी से रिवाइंड किया गया। वहां पहले जो भी चीजें और जीव थे वे अब साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ दिन पहले का वीडियो रिवाइंड किया गया, लेकिन वहां सिर्फ एक खाली परिदृश्य था। सचमुच वहां एक स्टॉल था, हान सेन ने कहा जब मिस मिरर ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। हान सेन का पेट बैठ गया। मिस मिरर ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम झूठ बोलो। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुमने सचमुच एक बहुत ही डरावने आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मेरा स्पेस मिरर भी उसके यहाँ होने का कोई सुराग नहीं दे पा रहा है। वह जरूर कोई बहुत ही डरावना देवता जैसा कुलीन व्यक्ति रहा होगा। वे अलन को ढूंढ नहीं पाए, इसलिए मिस मिरर हान सेन को वापस चोटी पर ले आईं। खुशकिस्मती से हान सेन को बस फ्लू हुआ था। यह उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी हो सकती थी।
शिखर पर वापस आकर मिस मिरर ने किसी से हान सेन के लिए एक तंबू बनवाया ताकि वह आराम कर सके। हान सेन को बहुत तेज चक्कर आ रहा था, हालांकि उसने इससे लड़ने और अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश नहीं की। वह बस एक कंबल ओढ़कर सो गया। ऐसा नहीं था कि वह चाहकर भी मिस मिरर को चुनौती दे पाता। अगर वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह पलटवार नहीं कर पाता, और हान सेन को कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिस मिरर उस पर नजर रख रही थी। इसके अलावा ब्लड किरण हान सेन के तंबू की रखवाली करने में खुश था। इस तरह हान सेन चैन की नींद सो पा रहा था। हान सेन को बहुत चक्कर आ रहा था, इसलिए उसे गहरी नींद आने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर सोया रहा, लेकिन जब वह आखिरकार उठा तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। उसके लक्षण गायब हो गए थे। वह तंबू से बाहर निकला और तुरंत ही जम गया। वह पहाड़ की चोटी पर बने तंबू में सोने गया था, लेकिन अब वह एक सफेद समुद्र तट पर चढ़ गया था। कुछ ही मीटर की दूरी पर ज्वार किनारे से टकरा रहा था और हल्की लहरें रेत पर टूट रही थीं। हान सेन ने पलटकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटे से द्वीप पर है। वह सिर्फ एक बार सिर घुमाकर उस छोटे से द्वीप का हर इंच देख सकता था। वह द्वीप किसी बेसबॉल पिच से ज्यादा बड़ा नहीं था और पास ही 2 ताड़ के पेड़ खड़े थे। ये नज़ारा देखकर हान सेन की भौहें तन गईं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि कोई हान सेन को वहां टेलीपोर्ट कर पाया था, खासकर मिस मिरर की चौकस निगाहों के सामने। आखिरकार वह बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि हान सेन को मिस मिरर की शक्तियों का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन वो किंग बाई की दाहिना हाथ थी। ये किसी न किसी तरह से इस बात का सबूत जरूर था कि वो एक जानवर थी। रक्त किरण अभी भी तंबू के बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन अजीब तरह से शांत लग रहा था, मानो उसे उसके साथ टेलीपोर्ट कर दिया गया हो, और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हान सेन सोच ही रहा था कि अचानक समुद्र में कुछ 100 मीटर ऊंची एक लहर उठी। वह द्वीप की ओर ऐसे आए जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो, और उसकी गर्जना ऐसी थी मानो दुनिया का अंत हो गया हो। हान सेन का पेट बैठ गया और उसने जल्दी से द स्टोरी ऑफ जीन्स का इस्तेमाल किया। चूंकि उसका शरीर किंगीज से भरा हुआ था, द स्टोरी ऑफ जीन्स की एकमात्र जीनो आर्ट थी जिसे वह आसानी से चला सकता था। लेकिन लहर द्वीप के पार नहीं पहुंची। वह वहीं रुक गई, जमीन के ठीक सामने मंडराती रही। पानी एक विशाल समुद्र देवता के चेहरे पर इकट्ठा हो गया। उसने हान सेन को घूरा, जो अभी भी द्वीप पर था। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हान सेन ने विशाल समुद्री देवता से पूछा। तुम्हें मेरी याद नहीं है? समुद्र देवता गुर्राया। हान सेन को लगा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है, इसलिए उसने गौर से देखा। उसे जल्द ही पता चल गया कि पानी के उफान से जो चेहरा बना था वह कोई और नहीं बल्कि अलंग का ही था। अलंग? हान सेन आश्चर्यचकित था। मैं जल का अल्फा हूँ। मैं प्राचीन जल देवता हूँ। समुद्र देवता की आवाज सुनामी जैसी लग रही थी। आसमान का रंग बदल गया और तेज हवा चली, जिससे हान सेन के कपड़े बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि हान सेन को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तुम प्राचीन जल देवता हो? हान सेन स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि उसने अलंग से कहा था कि वह जल देवता के मूल को खाने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने ऐसा कहा तो अलंग के हाव भाव इतने अजीब लग रहे थे, क्योंकि हान सेन खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। काश उसने इतनी बेवकूफ़ी भरी बात जोर से न कही होती। ये ऐसे विचार थे जिन्हें उसे अपने मन की गहराई तक ही सीमित रखना चाहिए था। हालांकि हान सेन जानता था कि अब पछतावे में डूबना बेकार होगा। उसने प्राचीन जल देवता को 2 बार खांसा और कहा, हे भगवान, कृपया नाराज न हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे? प्राचीन जल देवता ने एक ऐसा भाव व्यक्त किया जो लगभग मुस्कुराहट जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। हाँ, ये तो बस एक मजाक था। हान सेन ने सिर हिलाया। वह जीन्स की कहानी का जादू करता रहा। वह इतना घमंडी नहीं था कि यह सोचे कि वह किसी देवता की शक्ति का सामना कर सकता है। अब वह बस भागने के बारे में ही सोच सकता था। सौभाग्य से प्राचीन जल देवता एक देव आत्मा बनने की कगार पर था। हान सेन को वापस अभयारण्य में भागना था और तब तक इंतजार करना था जब तक कि वह स्तर बढ़ाने की कोशिश में उस देवता की मृत्यु न हो जाए, और उसके बाद वापस आना था। सबसे बुरी बात यह थी कि हान सेन का शरीर किंगी से इतना भरा हुआ था कि वह रक्त नाड़ी सूत्र का जाप नहीं कर पा रहा था। वह अभयारण्य में लौटने के लिए अपनी रक्तनाड़ी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा था। मुझे मजाक जारी रखने की इजाजत दो, प्राचीन जल देवता ने कहा। उसका शरीर टूटकर एक प्रचंड तूफान बन गया। ये पूरे द्वीप को डुबोने वाला था।
हान सेन के चारों ओर पानी बरस रहा था, उसके कपड़े भीग रहे थे। वह भीगे मुर्गे जैसा लग रहा था, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी। प्राचीन जल देवता ने पानी में कोई शक्ति नहीं डाली थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज बारिश हो रही हो। मैं तो बस बातें कर रहा था, मैंने असल में कुछ नहीं किया। तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हान सेन ने निराश होकर कहा। धमाका। प्राचीन जल देवता फिर प्रकट नहीं हुए, लेकिन कुछ ही दूरी पर पानी में कुछ विस्फोट हुआ। समुद्र से एक चांदी का अजगर निकला था और उसकी चांदी जैसी रोशनी सूर्य की चमक की तरह चमक रही थी। उस जीव से चांदी की बारिश हो रही थी और उसकी उपस्थिति बहुत भयावह थी। गर्जन। चांदी के पंखों वाला ड्रैगन हवा में दहाड़ा और उसका चांदी का राजा क्षेत्र फैलकर सब कुछ ढक गया। हान सेन का शरीर कीचड़ में फंसा हुआ सा लग रहा था और वह मुश्किल से हिल पा रहा था। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला, जिससे चांदी की रोशनी निकली जो एक घूमती हुई आकाशगंगा जैसी लग रही थी। वह हान सेन के शरीर को निगलने वाला था। चांदी के पंखों वाला ड्रैगन हान सेन को खाने के लिए आया और उसने खुद को उसके खुले मुंह के ठीक सामने खड़ा पाया, जो ड्रैगन के दांतों में से एक से भी बड़ा नहीं था। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन के राजा के इलाके में हान सेन को हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। वह चांदी के पंखों वाले ड्रैगन के हमले से बच नहीं पा रहा था। जैसे ही जीन्स की कहानी दौड़ती रही, उसने हाथ बढ़ाकर अपने दोनों हाथों से ड्रैगन के एक दांत को लपेट लिया। ये दो सांडों की टक्कर जैसा था और उसने चांदी के पंखों वाले ड्रैगन को रोकने की कोशिश की। चांदी के पंख वाले ड्रैगन का वजन हान सेन पर पड़ा और वह समुद्र में गिर गया। हान सेन ने ड्रैगन के दांत को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि उसका शरीर पानी में और गहरे धंसता जा रहा था। वह उस जानवर को रोक नहीं सका। हान सेन ने जीन की कहानी को पूरी ताकत से चलाया, चांदी के पंखों वाली शक्ति को पीछे धकेलने का प्रयास किया। जैसे ही ड्रैगन पानी में डूबा, उसने एक जोरदार बैकड्राफ्ट बनाया। अगर हान सेन उसे छोड़ देता तो वह ड्रैगन के मुंह में खींच जाता। चांदी के पंखों वाला ड्रैगन डरावना था। हान सेन ड्रैगन के दांत पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी लगातार उसके शरीर पर वार कर रहा था। वह पानी के दबाव से कांप रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसकी बाहें पानी की शक्ति से फट जाएंगी। धमाका। अचानक हान सेन का शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उसके शरीर के हर इंच से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, बीच बीच में छोटे छोटे चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन के हमले के कारण उसके अंदर का किंगीज सक्रिय हो गया था। सोने की किंगीज उसके शरीर में तेजी से घूम रही थी, जिससे हान सेन को ऐसा लग रहा था मानो उसकी रगों में असीम शक्ति दौड़ रही हो। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसे ऐसा लग रहा था मानो अस्तित्व में मौजूद हर चीज उसे शक्ति दे रही हो। पहाड़ और घाटी, सूरज और चांद और अस्तित्व का हर पौधा, सभी हान सेन की शक्ति को बढ़ा रहे थे। कच्चा। सुनहरी रोशनी घूम गई। हान सेन के हाथ इतने मजबूत थे कि वह ड्रैगन के दो दांत उखाड़ने में कामयाब हो गया। चांदी के पंखों वाले अजगर ने अपना सिर उठाया और चीख उठा। गायब हुए दांतों के बीच से खून की धारा बह निकली। अजगर का खून समुद्र में फैल गया, जिससे पानी का वह हिस्सा लाल हो गया। हान सेन अब अपने हाथों में ड्रैगन के दो दांत पकड़े हुए था। वह पानी में तैरकर ड्रैगन की ओर बढ़ा और फिर दोनों टूटे हुए दांत ड्रैगन के पेट में डाल दिए। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन ने वार से दर्द से अपना शरीर सिकोड़ लिया। वह हान सेन को काटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, एक सुनहरी मुट्ठी उसके जबड़े में जा लगी। भूसे की जोर से अजगर का विशाल शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वह दर्द से छटपटाता हुआ हवा में लड़खड़ा रहा था। हान सेन ने देखा कि उसकी मुक्का ने क्या कर दिखाया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी ताकत किंगीज की ताकत के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त थी। उसने एक मुक्के से सिल्वर ड्रैगन के राजा वाले हिस्से को तोड़ दिया था और जानवर को उड़ा दिया था। एक शक्तिशाली राजा प्राणी हान सेन की नई नई मिली ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि किंगीज के प्रभाव में वह कितना शक्तिशाली हो गया था। घाना की एक महिला जब समुद्र के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक उसके सामने पानी की सतह फट गई। पानी झरने की तरह फूट पड़ा और एक चांदी का अजगर चीखता हुआ समुद्र से बाहर निकला। उसका शरीर मुड़ा हुआ था और खून बह रहा था। ज़ेउस का चेहरा पीला पड़ गया। यह एक चांदी के पंखों वाला ड्रैगन है, एक किंग क्लास जेनोजेनिक। इससे पहले कि ज़ेउस कोई दूसरा विचार बना पाता, ड्रैगन का पीछा करते हुए पानी से एक सुनहरी छाया उभरी। सुनहरी परछाई चांदी के पंखों वाले अजगर का पीछा कर रही थी और तेज गति और शक्ति से उस पर मुक्के बरसा रही थी। अजगर विशुद्ध शारीरिक शक्ति से प्रहार सह रहा था।
हमलावर की मुट्ठियों ने ड्रैगन के चांदी के राजा वाले हिस्से को ऐसे चीर डाला जैसे कोई साबुन का बुलबुला फूट रहा हो। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन का खून और शल्क हर जगह उड़ रहे थे। जैसे ही ड्रैगन की हड्डियां टूटने लगी, पानी में तेज चटकने की आवाजें गूंजने लगी। कच्चा सुनहरी परछाई ने अपने नंगे हाथों से अजगर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस जानवर का खून आसमान में फैल गया और बारिश की तरह बरसने लगा। हान सेन, जब जियस ने हमलावर को बेहतर ढंग से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जब उसकी मुलाकात ड्रैगन्स के बीच हान सेन से हुई तो वह मुश्किल से ड्रैगन 9 से लड़ पा रहा था। अब उसने अपने नंगे हाथों से एक चांदी के पंखों वाले ड्रैगन को मार डाला था। कम से कम कहें तो यह अप्रत्याशित था। ज़ेनोजेनिक राजा का शिकार, सिल्वर विंग ड्रैगन। ज़ेनोजेनिक जीन मिला। सिल्वर विंग ड्रैगन जानवर की आत्मा प्राप्त हुई। हान सेन ड्रैगन का सिर पकड़े रह गया। उसने मुक्का मारा और ड्रैगन की खोपड़ी फट गई, जिससे एक ड्रैकोनिक गोला निकला जो हान सेन के हाथ में आ गिरा। ये सिल्वर विंग ड्रैगन का ज़ेनोजेनिक जीन था। हान सेन ने ड्रैगन ऑर्ब को एक तरफ रख दिया और जियस की तरफ देखा। वह खुश लग रहा था। किंगीज फीका पड़ने लगा और हान सेन जियुस के पास चला गया। बहुत दिनों बाद मिले हो, हान सेन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ताकतवर हो गए हो, जियस ने कहा। उसकी आवाज दोस्ताना थी लेकिन उसका शरीर थोड़ा तनावग्रस्त था। तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। मैं बाई हूं, चरम राजा का 16वां राजकुमार, हान सेन ने कठोरता से कहा। जियस हैरान दिखी। उसने हान सेन की तरफ साफ उलझन से देखा। हान सेन ने आगे कुछ नहीं बताया और उसने जियस से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने कोई और जीव देखा है? प्राचीन जल देवता हान सेन को वहां लाए थे, एक जल ड्रैगन को बुलाया था और फिर गायब हो गए थे। हान सेन को पता ही नहीं था कि वह इस समय कहाँ है। जियस ने सिर हिलाया। प्राचीन जल देवता प्रकट हुए हैं। वे हाफ स्टार खाड़ी में एक देव आत्मा बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आसपास के सभी लोग वहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं इतनी दूर से आई हूं और मैंने किसी को नहीं देखा। हाफ स्टार बे, हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अभी वहां जा रहा हूं। अगर आप आने को तैयार हो, राजकुमार 16, तो हम साथ में वहां जा सकते हैं, जियस ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, हान सेन ने सिर हिलाया। राजकुमार, तुम यहाँ क्यों हो? जियुस को उसके इस दावे पर यकीन नहीं हुआ कि वह हान सेन नहीं है, लेकिन उसने उसे इस बात पर चुनौती भी नहीं दी। जब उसने उससे बात की तो उसने उसे राजकुमार 16 कहा। मैं तो बस तैरने के लिए बाहर गया था। हान सेन का ये बताने का कोई इरादा नहीं था कि प्राचीन जल देवता उसे वहां कैसे खींच लाए थे। कुछ देर रुककर हान सेन ने पूछा, यहाँ बहुत सारे जीव हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि प्राचीन जल देवता असफल हो जाएंगे। क्या इससे वह नाराज नहीं होंगे? जियस मुस्कुराया और बोला, प्राचीन जल देवता को जीवन का देवता माना जाता है। वह कभी हत्या नहीं करता। यहाँ के लोग उसे ऊपर उठते देखकर खुश होते हैं और ऐसा नहीं है कि लोग उसके स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया में बाधा डालेंगे। वह नाराज नहीं होगा। हान सेन ने मन ही मन सोचा, प्राचीन देवता एक दिलचस्प जाति है। अगर मैंने किसी और देवता जैसे कुलीन वर्ग को नाराज कर दिया होता तो वे मुझे जरूर मार डालते। उसने मुझे वहीं छोड़ दिया और मेरे जागते ही मेरे पीछे एक चांदी के पंखों वाला अजगर भेज दिया, लेकिन लगता है वह सचमुच मुझे मारना नहीं चाहता था। हान सेन जियस के साथ हाफ स्टार बे तक वापस गया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने समुद्र में विशाल लहरें उठती देखी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं और समय के साथ वे और भी ऊंची होती जा रही थीं। बादल फटते हुए मानो शून्य में सिमट गए हों। दरअसल पूरे ग्रह पर आयाम घूम रहे थे और हान सेन जहां भी देखता, अजीबोगरीब दृश्य सामने आ रहे थे। हाफ स्टार बे पहुंचने में हमें बहुत देर हो चुकी है। प्राचीन जल देवता पहले से ही एक देव आत्मा बनने के लिए स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया में है। जियस ने आह भरी। वे रुक गए। हान सेन मुड़े हुए आसमान को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मुड़े हुए बादलों में कुछ दिखाई देने वाला है। लहरदार समुद्र अचानक एक दिशा में उमड़ पड़ा। क्षितिज पर एक विशालकाय पिंड बन रहा था जो समुद्र के पानी से अपना द्रव्यमान खींच रहा था। ग्रह का सारा पानी प्राचीन जल देवता की ओर खींचा जा रहा था और उनका शरीर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अनंत समुद्र तेजी से सूख गया, जिससे समुद्र के जीव सूखी तलहटी पर हौंफने लगे। पानी के बिना उनकी मौत कुछ ही मिनटों में हो गई। प्राचीन जल देवता का शरीर इतना ऊंचा था कि ऐसा लग रहा था मानो उसने आकाश को थाम रखा हो। उस विशाल आकृति ने अपना सिर ऊपर उठाकर ऊपर आकाश की ओर देखा। जल ही जीवन है।
ये हर चीज का आधार है। मैं एक प्राचीन आत्मा हूँ। मैं जल का देवता हूँ। मैं जल के नाम पर दुनिया को कुचल दूंगा और एक देवात्मा का शरीर अर्जित करूंगा। प्राचीन जल देवता की आवाज उस ग्रह से भी दूर तक गूंजती रही जिस पर वे खड़े थे। पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी जल था, प्राचीन देवता की शक्ति प्रवाहित होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जल के सभी स्रोत अपनी शक्तियां उन्हें उसी समय और वहीं दे रहे हों। ब्रह्मांड का सारा जल अब गतिमान होकर प्राचीन जल देवता के शरीर की ओर बढ़ रहा था, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो रहा था। इस भयावह दृश्य को देखकर राजा वर्ग के कई प्राणी उसके सामने नतमस्तक होने को तैयार हो गए। धमाका! अंतरिक्ष का ताना बाना फट गया और एक पुराना और रहस्यमयी महल प्रकट हुआ। जब वह प्रकट हुआ तो आकाशगंगा का पानी रुक गया। प्राचीन जल देवता की ओर जाने वाली पानी की हर बूंद अपनी जगह पर मदरा रही थी। जीनो हॉल! हान सेन चौंक गया। उसने दूसरी बार जीनो हॉल देखा था। आखिरी बार उसने इसे तब देखा था जब कोन फेई ने युद्ध शुरू किया था।